हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, आज जानेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में कि इस फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत कैसे एनिमल को रखा गया है, इसका मुख्य कैरेक्टर क्या है। ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन का आउटलाइन देखेंगे कि किस तरह से इसे क्लासीफाई और किस आधार पर क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, पहले जानते हैं कि पोरीफेरा इसका अर्थ क्या होती है। ठीक है, पोरीज कहने का मतलब क्या होता है, पोर। ठीक है, और यहाँ पर फेरा कहने का मतलब, फेयर कहने का मतलब क्या है, टू बियर। तो यहाँ पर ऐसे एनिमल, ठीक है, ऐसे एनिमल जिसके पूरे बॉडी क्या होता है, छिद्र युक्त होते हैं, ऐसे एनिमल को फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, संघ कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा संघ में रखा गया है, तो पोरीफेरा संघ में रखा गया है। कैसे एनिमल को, तो ऐसे एनिमल जिसके बॉडी कैसे होता है, छिद्र युक्त होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल को फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, अब देखते हैं कि क्या फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल, अभी जो इससे पहले पढ़े थे वो कौन सा था, फाइलम प्रोटोजोआ था। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ, उसमें क्या पढ़ते, यूनिसेल्युलर पढ़े थे। तो ऐसे कोशिका, ऐसे एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़े थे। तो ये प्रथम क्या है, इस फाइलम के अंतर्गत, फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं, ये एनिमल प्रथम मल्टी सेल्युलर एनिमल होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय मतलब प्रथम बहुकोशिकीय जीव कौन से संघ के में आया है, तो प्रथम जो बहुकोशिकीय जीव है वो पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पोरीफेरा है, फाइलम पोरीफेरा है, तो इसे फाइलम पोरीफेरा नाम किसने दिया, कौन से साइंटिस्ट ने दिया, तो फाइलम पोरीफेरा नाम है उसे रॉबर्ट ग्रेंड नामक साइंटिस्ट ने पोरीफेरा को पोरीफेरा नाम दिया। तो किस बेस पर दिया कि इसमें, इसके अंतर्गत जो पाए जाने वाले एनिमल है उसके बॉडी में पूरा पोर पाई जाती है, छिद्र पाई जाती है, इस बेस पर क्या किया गया, इसका नाम है वो पोरीफेरा रखा गया। आगे देखते हैं इसका जनरल कैरेक्टर, इसमें क्या क्या दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका जनरल कैरेक्टर में देखते हैं, सबसे पहले कि ये कैसा रहता है, तो ये स्थानबद्ध रहते हैं। मतलब क्या, सेडेंट्री, सेडेंट्री को हिंदी में स्थानबद्ध कहेंगे। स्थानबद्ध कहने का मतलब ऐसे एनिमल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके, एक ही स्थान पर रहे, ऐसे एनिमल, ऐसे कैरेक्टर रखने वाला जो एनिमल है उसे क्या कहें, सीडेंट्री। तो ये जो पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल है वो कैसे रहते हैं, सीडेंट्री मतलब स्थानबद्ध ही रहते हैं। साथ ही किस पे रहते हैं, तो ये जलीय होते हैं, मतलब एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक है, ठीक है, एक्वाटिक कहने का मतलब जल में। तो इसके अंतर्गत जो पाए जाने वाले एनिमल है वो किस में रहते हैं, जल में रहते हैं, मतलब जल में पाए जाते हैं। अब जल भी दो तरह के देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक होता है यहाँ पर कौन सा, मिराइन वाटर, और एक होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, मिराइन वाटर जो समुद्र का जो पानी है उसे क्या कहेंगे, मिराइन वाटर कहेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर तो समुद्र के बाहर जो बिना खारेपन युक्त जो पानी है उन सबको क्या कहा जाएगा, फ्रेश वाटर कहा जाएगा। तो ये सी वाटर और फ्रेश वाटर, मतलब मिराइन वाटर और फ्रेश वाटर, इन दोनों वाटर में ही इसके अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल है वो पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि क्या ये एक साथ समूह में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो एनिमल हैं वो सोलेंट्री और कैसा रहता है, कोलोनियल। कोलोनियल कहने का मतलब समूह में होता है, और सोलेंट्री कहने का मतलब, सोलेंट्री कहने का मतलब क्या होता है, एकल। तो ये एक एक रूप पे भी मिल सकते हैं और क्या होते हैं, समूह में भी ये देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, प्लांट लाइक। ठीक है, अगर इसकी संरचना देखें, इसके जो पोरीफेरा के संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले जो एनिमल है, अगर हम उसकी संरचना देखते हैं तो वो प्लांट की तरह देखने को मिलती है। ठीक है, प्लांट की तरह वो देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि ये जुड़ा किससे रहता है। ठीक है, अब देखो क्या बोले पहले कि ये कैसा रहता है, स्थानबद्ध, मतलब एक ही जगह रहेंगे। तो एक ही जगह रहेंगे तो कहाँ पर और किससे जुड़े रहेंगे, तो ये कैसा रहता है, सब स्टैंड से ही जुड़ा रहता है। अब सब स्टैंड कहने का मतलब वो लकड़ी हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या आता है, स्टोन पत्थर हो सकता है। ठीक है, बड़े बड़े चट्टान है उसमें क्या रहते हैं, बेस से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये है क्या, पोरीफेरा संघ के एनिमल है, ये क्या रहेंगे, ये इसका बेस है, ये इसका आधार है। तो ये आधार से किससे जुड़ा रहेगा, ये मान लीजिए क्या है, चट्टान है, तो इस चट्टान से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, सब स्टैंड। तो ये किससे जुड़ा रहता है, तो सब स्टैंड से जुड़ा हुआ रहता है। आगे देखते हैं इसका संरचना। ठीक है, कि इसकी संरचना कैसे देखने को मिलती है।
तो ये कैसा रहता है, वेज शेप्ड। ठीक है, वेज शेप्ड को हिंदी में कहेंगे फूलदान। ठीक है, फूल रखने का जो फूलदान होता है जिसमें गुलदस्ता रखा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी की तरह, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कैसे फूलदान की तरह, अगर यहाँ पर क्या फ्लावर रख दे तो ये कैसे दिखेगा, फूलदान की तरह ही दिखेगा। ठीक है, तो ये इसकी संरचना कैसी, फूलदान की तरह है। साथ ही कैसे देखने को मिलती है, तो सिलेंड्रिकल, मतलब बेलना आकार की इनकी संरचना है वो देखने को मिलती है। कब, बाह्य रूप से। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सिमेट्री। सिमेट्री कहने का मतलब इसकी सममित कैसी है। ठीक है, सिमेट्री को हिंदी में कहते हैं सममित। तो इसका सममित कैसा है, तो दो तरह के देखने को मिलती है, एक है असिमेट्रिकल और एक होता है रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल या फिर क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल। अब इनका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। तो असिमेट्रिकल कहने का मतलब ऐसे एनिमल जिसे एक सेंटर भाग से, मान लीजिए ये क्या है, पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल हैं, क्या कर रहे हैं, असिमेट्रिकल किसे कह रहे हैं, तो ऐसे एनिमल जिसे उसके सेंटर भाग को लेते हुए अगर कहीं से भी उसे कट करे तो दो बराबर भागों में ना बटे, तब उसे क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल कहेंगे। ठीक है, और रेडियली सिमेट्रिकल किसे कहेंगे, तो रेडियली सिमेट्रिकल ऐसे एनिमल को कहेंगे जो क्या हो, इसे सेंटर भाग को लेते हुए केवल एक निश्चित जगह से, ठीक है, केवल एक निश्चित जगह से ही उसे दो बराबर भागों में बांटा जा सके, ऐसे एनिमल को, ऐसे सममित रखने वाले जो एनिमल है उसे क्या कहेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल। तो इसमें जो पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो एनिमल है इसमें सिमेट्री है वो असिमेट्री और रेडियली सिमेट्री दोनों तरह से एनिमल देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम इसके सेल की बात करें तो आपको पहले ही इसे बता चुकी हूँ कि ये कैसा रहता है, तो ये मल्टी सेल्यूलर होती है, लेकिन इसमें जैसे कि मनुष्य है वो मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन उसमें अलग अलग आर्गन देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह के आर्गन सिस्टम है वो नहीं होते। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बॉडी वॉल की बात करें तो ये कैसा रहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसका जो बॉडी वॉल है, ठीक है, इसकी कितनी लेयर से, तो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई रहती है। अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इन तीनों से मिलकर जो एनिमल बने रहते हैं, तीनों लेयर से बने रहते हैं, तब उसे त्रिस्तरी कहेंगे। ठीक है, अब ये कितने से मिलकर, केवल 2 से ही मिलकर बने रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विस्तरी भी कहते हैं। ठीक है, कैसा रहता है, ये द्विस्तरी रहता है, मतलब ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म से ही मिलकर बने रहते हैं। एक्टोडर्म, ठीक है, प्लस किससे, मेसोडर्म, इन दोनों लेयर से मिलकर बने रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कह रहे हैं। आगे देखते हैं, आपको बताया कि इसकी बॉडी कैसे रहती है, बहुत ज़्यादा छिद्र युक्त रहती है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा छिद्र युक्त रहती है तो उस छिद्र को क्या कहा जाता है ना, तो उस छिद्र को क्या कहते हैं, आस्टिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए एक संरचना यहाँ बनाती हूँ, ड्रॉ करती हूँ, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। इसकी बॉडी कैसे रहती है, बहुत ज़्यादा इसमें छिद्र रहती है, तो इन छिद्र को क्या कहते हैं, तो इस छिद्र को क्या कहा जाता है, आस्टिया कहा जाता है। ठीक है, अब इस छिद्र के ऊपर में एक और सबसे बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आस्कुलम कहते हैं। ठीक है, जब इसका पूरा, इसके एक एग्जाम्पल लेकर जब इसका वर्णन करेंगे तो इसके हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी केवल इसका जान लो कि जो छोटी छोटी इसके जो छिद्र है उसे क्या कह रहे हैं, आस्टिया कह रहे हैं। जो बड़े छिद्र ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं, आस्कुलम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी बात की कि किस में रहती है, ये वाटर में रहती है। ठीक है, साथ में बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी आर्गन सिस्टम होते नहीं हैं। अब यहाँ पर ये है कि जो वाटर में है तो बार बार क्या हो रही है, जहाँ पानी है वो क्या हो रही है, उसका बहाव चल रही है। ठीक है, आना जाना हो रहा है, ऐसे स्थानों पर ऐसे एनिमल है वो पाए जाते हैं। तो अब पानी है तो स्पेशली उसमें अब बात ये है कि पानी में है, साथ में इसकी बॉडी कैसा है, छिद्र युक्त है। तो छिद्र है तो इस वाटर को, ठीक है, वाटर के लेवल को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर या इसकी बॉडी में वाटर को इंटर करने के लिए एक स्पेशली इसमें कैनास सिस्टम पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, कैनास सिस्टम, या फिर हिंदी में इसे क्या कहेंगे, नाल तंत्र कहेंगे। तो इसमें स्पेशल क्या पाई जाती है, इसमें पानी के निकासन के लिए स्पेशली इसमें कैनास सिस्टम है वो पाई जाती है। ठीक है, ये कैनास सिस्टम किस तरह से होते हैं, ये जब इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके जो बाहर, ठीक है, अब को पानी में तो बाहर से उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करनी है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षात्मक करने के लिए बाहर में एक आवरण पाई जाती है। ठीक है, वो आवरण क्या, या तो कंटिकाओं की होती है
स्पैक्यूलस का, ठीक है, या फिर क्या रहती है स्पॉन्जी फाइबर, ठीक है, स्पॉन्जी फाइबर का बना रहता है, या फिर किसका रहता है स्पॉन्जिकुलर का बना रहता है, मतलब कंटिकाओं की रहती है, या फिर स्पॉन्जी धागे की तरह संरचना होती है, या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई बाहरी आवरण रहती है, जिसके द्वारा वो अपने बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बाहरी वातावरण, ठीक है, बाहर के जो आघात है उसे क्या करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, ठीक। अब इसमें देखते हैं क्या एब्सेंट रहते हैं, जैसे इसमें माउथ है, ठीक है, स्पेशली जैसे हमारे में क्या मनुष्य की बात करें तो उसमें स्पेशली माउथ मिलेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम रहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब मुख और पाचन तंत्र है वो पोरीफेरा संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल है उसमें एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, उपस्थित नहीं रहते हैं। अब बात आ रही है, ठीक है, ये एनिमल है, ठीक है, जंतु है, तो ये भोजन ग्रहण करेगा। अब भोजन ग्रहण करेगा तो न इसके पास मुख है और न ही इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये अगर भोजन कैसे ग्रहण करेगा और ग्रहण भी कर ले तो उसका पाचन कैसे होगा, है ना। तो इसके जो मुख है, अभी इस देखो इसमें मुख नहीं है तो इसमें छिद्र तो है, इस छिद्र के द्वारा क्या होता है, भोजन इसके बॉडी के अंदर इंटर करती है। अब इंटर तो कर गई, ठीक है, अब कर गई तो इसका डाइजेशन कैसे होगा, इसमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया ही नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इसमें क्या होता है, तो इसमें जो पाचन है, भोजन का पाचन है किसके द्वारा होता है, इंट्रासेल्युलर के द्वारा होती है। इंट्रासेल्युलर को हिंदी में कहते हैं अंतः कोशिका, ठीक है, तो अंतः कोशिका द्वारा क्या होती है, इस पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल हैं उनके भोजन का डाइजेशन होता है, उनके भोजन का पाचन होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसा रहता है, तो ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक है, हर्मोफ्रोडिट, ठीक है, हर्मोफ्रोडिट होते हैं, इस पर सभी एनिमल है वो कैसे रहते हैं, उभयलिंगी होते हैं। साथ में इसमें अगर हम इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है निषेचन, ठीक है, तो इसमें निषेचन कैसा रहता है, तो अंतः क्या इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनल मतलब शरीर के अंदर, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो वो कैसे होगा, शरीर के अंदर होगा, ठीक है, बाहर में नहीं होगा। जैसे मेढक में क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है या निषेचन की जो क्रिया है वो क्या होती है, शरीर के बाहर होती है, ठीक है, इसमें कैसा होगा, शरीर के अंदर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, बात करते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कितने तरह के देखने को मिलेंगे। तो इसमें रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन है, वो पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल है उसमें होते हैं, ठीक है। जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहेंगे अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहेंगे लैंगिक प्रजनन, ठीक। तो अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन, तो अलैंगिक प्रजनन से इसमें स्पेशली बाइनरी फिजन के द्वारा होता है या गेमिनूल द्वारा होती है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होती है, इसमें गेमेटोगोमी द्वारा, ठीक है, गेमेटोगोनी के द्वारा इसमें क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो होती है। कैसे होती है, जब इसका डिटेल पढ़ेंगे उस समय आपको और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, ठीक है, ठीक है, इसमें बात करते हैं कि इसके नर्वस सिस्टम की, यहाँ से कर देते हैं इसका चौथा पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, नर्वस सिस्टम है या तंत्रिका तंत्र है वो नहीं होती है इसमें, नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसमें नर्वस सिस्टम है क्या नहीं होती। अब नर्वस सिस्टम नहीं है इसमें, तो अब किसी भी सूचना को या संवेदनाओं को कैसे ग्रहण करेगा, ठीक है, तो इसमें संवेदन को ग्रहण करने के लिए इसके सभी सेल है अपने आप में क्या रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, ये इसके क्या रहते हैं, सेल है वो स्वतंत्र होते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी टच हो रहा है तो इसका संवेदना इस कोशिका को मिलेंगी, ठीक है, एक कोशिका को मिलेंगी, तो यही एक कोशिका इसे दूसरे कोशिका तक पहुँचाएंगे, ये तीसरे कोशिका तक, ये चौथे कोशिका, पांचवें कोशिका, इस तरह से ये पूरी कोशिकाओं तक क्या करती है, उन संवेदनाओं को पहुँचाने का कार्य करती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या नहीं रहती, इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं कि इसमें जो बच्चे का डेवलप है वो कैसे होता है, ठीक है, ये हो गया क्या, तो इसमें ही देखते हैं डेवलपमेंट कैसा रहता है। तो इसमें जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट है वो कैसा रहता है, इनडायरेक्ट, ठीक है, कैसा रहता है, इनडायरेक्ट, मतलब इसमें क्या रहेंगे, लार्वा फॉर्म देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहेंगे, अगर कोई जिसके इंसान हो क्या करे, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, अपने ही जैसे रंग रूप वाले कोई क्या करती है, जन्म देती, तब उसे क्या कह रहे हैं,
डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहेंगे, जिसमें एग है, एग के बाद लार्वा स्टेज, लार्वा प्यूपा स्टेज। तो इसमें कौन से स्टेज आ रहे हैं, लार्वा स्टेज आ रही है, उसके बाद ये क्या हो रही है, अपनी पुनः अवस्था में आ रही है, तब इसे इस तरह की जो डेवलपमेंट है उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एक और इसमें मुख्य इसका एक कैरेक्टर है कि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन कहने का मतलब है इसका रीजनरेशन, ठीक है। क्या होती है इसमें, इसमें होती है रीजनरेशन, ठीक है। इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। रीजनरेशन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एनिमल, ठीक है, सॉरी, इसमें जो पोरीफेरा संघ के अंतर्गत पाए जाने वाला जो एनिमल है, अगर उसके कहीं भाग है वो क्या हो गया, कट गया, ठीक है, किसी कारणवश यहाँ क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई या टूट गई, तो क्या करता है, उस भाग को वो पुनः फिर खुद से क्या कर लेती है, बना देती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, रीजनरेशन की क्षमता। तो ये पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो एनिमल है, इसमें क्या होता है, रीजनरेशन करने की इस स्पेशली उसमें क्या होती है, क्षमता है वो पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हमारी उंगली है, अगर ये कट गई तो ये कटी हुई उंगली फिर से उग जाती है क्या, नहीं उगती है, ठीक है, क्योंकि कट गया तो कट ही गया, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर किसी इसके भाग है, अगर वो कट हो गई तो फिर से वो फिर से क्या हो जाती है, उसी अवस्था में फिर से बन जाती है। तो इस तरह से इसमें क्या होती है, रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। अब आपको पोरीफेरा संघ के अंतर्गत इसके जितने भी संख्या आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर से इसे पढ़ लीजिएगा, एक बार इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। आगे समझते हैं ये पोरीफेरा है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। ये जो फाइलम पोरीफेरा है, इस पोरीफेरा के अंतर्गत इसे किस तरह से क्लासिफाई किया गया है उसे देखते हैं, ठीक है। ये इसका केवल आउटलाइन है, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसका लक्षण क्या क्या है, ठीक है, जिसे आर्डर है उसका क्या क्या लक्षण है। तो इसमें देखते हैं फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत जो 5000 जातियाँ अभी तक क्या किया गया है, खोज की गई है, इसका अध्ययन हो चुका है, ठीक है। अब इसे देखते हैं कि फाइलम पोरीफेरा है उसे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने क्लास में, या वर्ग कहते हैं हिंदी में इसे, कितने वर्ग में, तो इसे 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। किस आधार पर किया गया है, तो इसमें स्केलेटन के आधार पर, जो आपको बताया बाह्य जो उसका सुरक्षात्मक आवरण है, ठीक है, उसके आधार पर क्या किया गया है, इसे 3 भागों में या 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला इसका कौन सा है, इसका है कैलकेरिया, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, हेक्सेक्टिनेलिडा, ठीक है, हेक्सेक्टिनेलिडा। और तीसरा है इसका क्या, डेमोस्पोंजिया, ठीक है, डेमोस्पोंजिया। तो 3 क्लास में इसे डिवाइड किया गया है। तो ये जो पहला क्लास है कैलकेरिया, नाम से पता है कैलकेरिया मतलब कैल्शियम, तो इसके अंतर्गत पाए जाने वाले ऐसे पोरीफेरा एनिमल जो बाहरी ओर से किस रूप में अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं इसमें जो हेक्सेक्टिनेलिडा है, ठीक है, हेक्सेक्टिनेलिडा है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले ऐसे पोरीफेरा एनिमल जिसकी बॉडी कैसे हो, 3 रे, मतलब इसमें क्या रे पाई जाती है, 6 रे पाई जाती है, ठीक है। या फिर सिलिया काय, इसमें जो इसका जो कंकाल है वो कैसा रहता है, सिलिया युक्त रहता है, सिलिया काय होती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसमें डेमोस्पोंजिया। इस डेमोस्पोंजिया के अंतर्गत ऐसे एनिमल को, ऐसे पोरीफेरा एनिमल को रखा गया है जो बाहर से या उसमें जो कंकाल है वो कैसा रहता है, तो स्पॉन्जी फाइबर के होते हैं, ठीक है। स्पॉन्जी मतलब कंटिकाओं के द्वारा इसमें क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, स्पॉन्जी फाइबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कितने कितने आर्डर होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें जो कैलकेरिया है इसे 2 आर्डर में डिवाइड किया गया है। एक है इसका कौन सा, हेमोशिला, ठीक है, होमोशिला, और एक होती है हेटेरोशिला। तो 2 आर्डर डिवाइड किया गया है, 2 आर्डर में। आगे इसका जो क्लास है हेक्सेक्टिनेलिडा, हेक्सेक्टिनेलिडा है, इसे क्या किया गया है, 2 आर्डर में इसे भी डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, हेक्सेक्टिरोफोरा, ठीक है, हेक्सेक्टिरोफोरा है। और दूसरा क्या है इसका, दूसरा इसका एम्फीडिस्कोफोरा, ठीक है, एम्फीडिस्कोफोरा। तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया। आगे देखते हैं कि ये जो डेमोस्पोंजिया है, ठीक है, डेमोस्पोंजिया है, इसे क्या किया गया है, 3
सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला इसका है टेट्राक्टिनिलिडा, ठीक है, दूसरे इसका है मोनेक्सोनिडा और एक होते हैं इसका कैलकेटोसा, ठीक है, कैरेटोसा, ठीक है, 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। इसका सब क्लास है इसका। अब इसमें देखते हैं कि इसका जो टेट्रैक्टिनिलिडा है, ठीक है, इसके जो टेट्रैक्टिनिलिडा है इसे क्या किया गया है, 3 आर्डर में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 आर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है इसका मैक्रोस्पोंजिला, ठीक है, मैक्रोस्पोंजिडा है। दूसरा क्या है इसका कैर्नोसा है और तीसरा इसका है क्या, कोरियोस्टिडा, ठीक है, क्या है, कोरिस्टिडिया है, ठीक है। आगे इसका आर्डर देखते हैं किसका, इसकी बात करते हैं। इसमें पहला इसका आर्डर क्या है, पहला आर्डर है हैग्रोमेराइना, ठीक है, दूसरा इसका आर्डर है हेलिकांड्रियना और इसका जो तीसरा है ये क्या है इसका पैसियोक्लोराइना, ठीक है, और इसका चौथा क्या है हेप्लोस्क्लोराइना। इस तरह से इसका क्या किया गया, आर्डर में से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसमें इसे क्लासिफाई किया गया, इसका क्या क्या कैरेक्टर है, इसके अंतर्गत कौन कौन से इसके उदाहरण आते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।